नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं संजीव ठाकुर और आज हम बात करेंगे अमेरिका में लगे शटडाउन की। 1 महीने से ज़्यादा हो गया लेकिन ये शटडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या इम्पैक्ट इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो अड़ियल रवैया है उसकी वजह से ये सब चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। ये पहली बार है जो इतने समय तक शटडाउन लग रहा है अमेरिका में। इससे पहले भी जो शटडाउन लगा था वो भी इनकी ही कार्यकाल में लगा था। बाइडेन से पहले का जो कार्यकाल था उसमें शटडाउन लगा था। अब ये इनके दूसरे कार्यकाल में शटडाउन लग रहा है और फिर से दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। एक्चुअली क्या है अमेरिका में जैसे भारत में एक बार गवर्नमेंट बन गई उसके बाद बजट पास कराने के लिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है आपको हर साल बहुमत के साथ बजट पास कराना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ जब आपको सरकार अपनी स्थापित करनी होती है तो आपको बहुमत साबित करना होता है। ऐसे ही इनको बजट के लिए बहुमत साबित करना पड़ता है। अगर आप बहुमत साबित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बजट पास नहीं करा पाएंगे और बजट पास नहीं करा पाएंगे तो आपको जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होंगे आपके सामने। जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको वेतन आप कहाँ से देंगे, जितने भी जरूरी हेल्थ फैसिलिटी हैं या जो भी बजट है उसके लिए उनको आप कहाँ से बजट लाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें का सामना अमेरिका में करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि काफी समय से ये सब शिकायतें चल रही हैं उनकी। जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि उनकी जीडीपी ग्रोथ भी लास्ट ईयर भी कम थी और इस साल भी कम है। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो आ रहा है उससे भी उनको काफी दिक्कत हो रही है। और तीसरी बात जो उनके साथ अभी जो न्यूयॉर्क में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें उनको करारी हार मिली है। मतलब एक तरीके से देखें आप तो डोनाल्ड ट्रंप का इस समय पतन चल रहा है। मतलब इतनी जल्दी किसी भी राष्ट्रपति का अमेरिका का आपने ये हाल नहीं देखा होगा। क्योंकि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति किसी को भी अमेरिका सत्ता में बिठाती है और कुर्सी देती है उसको तो उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है। लेकिन एक साल में ही ऐसा क्या हो गया कि पूरा मतलब अमेरिका उनके खिलाफ हो गया। सोचिए कहीं से भी देखिए उनके लिए कोई ऐसी गुड न्यूज आती नहीं दिख रही है। इसी बौखलाहट में वो उल जुलूल फैसले लेते हैं। इसी में आप देख रहे हैं कि कभी भी कुछ भी अनाप शनाप जो मन में आया बोल देते हैं, कुछ भी फैसला ले लेते हैं। जैसे अब वो परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं, उसको लेके क्या जरूरत थी इन चीजों की? आपके पास ऑलरेडी ही इतने परमाणु हथियार हैं, सबसे ज्यादा आपके पास हैं। आप और रशिया दो ही देश हैं जिनके पास पूरे विश्व के 85% से ज्यादा परमाणु हथियार आप दो देशों के पास हैं। तो क्या जरूरत थी इन चीजों की? उसके बाद आप वहां चुनाव हो रहा है तो चुनाव के लिए आप कह रहे हैं, एक दिन पहले ही ये कह रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो शायद जो फंड्स मैं न्यूयॉर्क को दे सकता था वो अब नहीं दूंगा मैं। तो इस टाइप की बातें, इस टाइप की हताशा जो उनके दिल में निकल रही है, उनके मन में है, वो ये जाहिर कर रही है कि उनका समय अब खराब शुरू हो गया है। जिस तेजी के साथ जिस उभरते हुए स्टार की तरह वो आए थे, उसी तरीके से उनका पतन हुआ है। उसी तरीके से उनकी आप देखें पॉपुलैरिटी भी काफ़ी कम हुई है। और ये अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि अमेरिका की राष्ट्रपति की इस तरीके से पॉपुलैरिटी कम होना बहुत बड़ी बात है। देखिए वो अलग बात है कि वो डेली कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे वो लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन वो अलग चीज़ है, वो पॉपुलैरिटी से उसको आप मेज़र नहीं कर सकते। उसको आप उनके फैसले से मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि उनके फैसले जो हैं वो उल-जुलूल हैं। और जब भी कोई उल्टे-सीधे फैसले होगा तो वो आदमी हाइलाइट में रहेगा, लाइमलाइट में रहेगा। तो वो तो डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ में है, वो सब जानते हैं इस चीज़ों को। लेकिन जो उनके फैसले हैं, वो इतने अच्छे फैसले नहीं है कि जिसकी वजह से उनको वाह-वाही मिले या कुछ ऐसा उनको कोई एप्रिसिएशन करें लोग उनको, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि आप देख रहे हैं, जिस तरीके से वो भी फैसले ले रहे हैं, निरंतर उनको कोई ना कोई नुकसान ही हो रहा है। अब देखिए टैरिफ के मामले में काफ़ी समय से भारत उनसे टैरिफ डील के लिए लगा पड़ा है, कि किसी भी तरीके से भारत की टैरिफ डील हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब तक भारत की उनसे डायरेक्ट टैरिफ डील सॉल्व हो, उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो उनके हायर कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, वहाँ से फैसला ना जाए क्योंकि वहाँ पे जिरह शुरू हो गई है, इस पे चर्चा चल रही है लगातार। और देखिए उनके जो हाई कोर्ट्स का जो फैसला था, वो ये था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कि एक राष्ट्रपति हैं, उनको ये अधिकार नहीं है इस तरीके के टैरिफ लगाने के। इस तरीके के टैरिफ राष्ट्रपति केवल इमरजेंसी के टाइम लगा सकता है, ऐसे टाइम में वो कभी भी इस टाइप का टैरिफ नहीं लगा सकता। तो ये उनको रोल बैक करना पड़ेगा। अगर ये उनको रोल बैक करना पड़ गया तो वैसे भी भारत के मजे हैं इसमें। तो भारत को डील करने से पहले ही सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति पे पड़ेगा। देखिए आपने एक चीज सुनी होगी कि अमेरिका में कभी भी किसी को तीसरा कार्यकाल नहीं मिलता, सिर्फ 2 ही कार्यकाल मिलते हैं। लेकिन इस बार आपने डोनाल्ड ट्रम्प की मंशा सुनी होगी।
उनके मन का दिल की बात सुनी होगी जो उनके निकल के बाहर आई। उन्होंने कहा कि मुझको तीसरी बार भी मौका मिलना चाहिए। मतलब 2 बार से दिल नहीं भरा, पूरा अमेरिका पलट कर दिया इन्होंने। पूरे विश्व की शांति अशांति में बदल दी इन्होंने। और अब ये चाह रहे हैं कि इनको तीसरा कार्यकाल भी दें, इनके संविधान में बदलाव करें इनको तीसरा कार्यकाल दें। तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ नहीं कर पाएँगे, ये सिर्फ़ हताशा है इनकी। अगर इनको करना ही है, तो जो इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बेचारे जो अनपेड लीव पे हैं इस समय, उनको बजट पास करवाएँ और उनको सुचारू रूप से सारी व्यवस्था चालू करवाएँ। हेल्थ की जो फैसिलिटी हैं, जो भी सर्विसेज़ हैं, एयरलाइन्स की सर्विस हैं, वो सारी बंद पड़ी हैं उनकी। उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो सोचिए वो सब एम्प्लॉयी घर पे बैठे हैं अपने। तो ये सारी चीज़ें पहले उनको सॉर्ट आउट करनी चाहिए अपने देश की, उसके बाद वो दूसरी तरफ देखें। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से उनको प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही हैं या वो अनदेखा कर रहे हैं इसको, ये उनको आगे चल के दुखदाई होगा। जिसकी वजह से मार्केट उनका पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है। और देखिए, एक चीज़ और बता दूँ मैं अमेरिका के लिए, अमेरिका का जो मार्केट है, वो कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इतना ओवर वैल्यूड है कि वहाँ के एआई और टेक स्टॉक जितने भी हैं, एआई और टेक स्टॉक, वो 20-20, 30-30% भी अगर गिर जाएँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसमें। अगर भविष्य में वो 20 से 30% गिर जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये उनका मार्केट इतना ओवर वैल्यूड हो चुका है कि वो इंतजार कर रहा है कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसा इंसिडेंस हो जो हमें अपने ऊपर ले ले और हम गिर जाएं। मार्केट पूरी तरीके से तैयार गिरने के लिए, लेकिन सिर्फ क्या है, वो इंतजार कर रहा है ऐसी किसी घटना का। इसीलिए आप ध्यान दें कि कब उनके स्टॉक गिर सकते हैं, क्योंकि उनके स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड जब स्टॉक होते हैं तो वो गिरना उसका स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़े क्राइसिस की बात नहीं है। लेकिन उनके साथ तो प्रॉब्लम वैसे ही क्रिएट है। आज अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में आप देखा बहुत तेजी के साथ गिरावट आज सुबह रही। उसके बाद धीरे मार्केट ने रिकवर किया, ठीक है, लेकिन मार्केट में गिरावट रही। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 94 पॉइंट गिरकर 83,216 पे बंद हुआ। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 17 पॉइंट गिरी, 25,492 बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप में 103 पॉइंट की बढ़ोतरी रही, 22,026 पे बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप में बात करें तो 41 पॉइंट की गिरावट रही, 17,020 पे बंद हुआ। निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें तो लगभग 92 पॉइंट की गिरावट रही। अब अगर सेक्टर की बात करें हम लोग, तो बैंक निफ्टी में लगभग 322 पॉइंट की बढ़ोतरी रही, 57,876 बंद हुआ, ये रिकवर करा है इन्होंने। निफ्टी डिफेंस की बात करें 67 पॉइंट की बढ़ोतरी रही इसमें। निफ्टी ऑटो में 153 पॉइंट की बढ़ोतरी रही। निफ्टी फार्मा में 80 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी मेटल ने दोबारा से रिकवर करा है और 1.5% से ज्यादा मतलब आसपास उसने ग्रोथ दी है आज। बाकी निफ्टी कंजप्शन में भी गिरावट रही है। निफ्टी आईटी में भी गिरावट, निफ्टी एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंफ्रा, कमोडिटीज में थोड़ी बढ़ोतरी रही है। निफ्टी रियलिटी लगभग ऑलमोस्ट सेक्टर गिरे हुए हैं। देखिए, बैंकिंग का क्या है, एक्चुअली बैंक के शेयर क्यों बढ़े हैं? बैंक इसलिए बढ़े हैं कि एसबीआई की क्रेडिट रेटिंग बढ़ी है। उनके जो क्रेडिट रेटिंग थी जो 11 के आसपास थी, वो उन्होंने बढ़ा के 12 से ऊपर कर दी है। मतलब लोन देने की क्षमता बढ़ा दी उन्होंने अब एक तरीके से। और देखिए, ये मैंने पहले ही बताया था कि जब वो लोन देने की क्षमता बढ़ाएंगे तो गारंटी है कि उनका व्यापार बढ़ेगा और बैंक बढ़ेंगी। और इसीलिए बैंक का परफॉर्मेंस देखा आपने आज अच्छा आया है। 322 अंक बैंक निफ्टी बढ़ी है। ये सारी चीजें उनके साथ पॉजिटिव हुई हैं। और यही वजह है। अगर आप बात करें ओवरऑल मार्केट की, ग्लोबल मार्केट देखेंगे आप, तो ग्लोबल मार्केट में कंप्लीट ब्लड बात है। मतलब कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं कोई ग्रीन सिग्नल हो। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो लगभग 398 पॉइंट की गिरावट है डाउ जोन्स में। अगर एस एंड पी की बात करें तो 75 पॉइंट की गिरावट है। नेस्डेक में 445 पॉइंट, लगभग 2% के आसपास नेस्डेक गिरा है इनका। और पौने 2 के आसपास ही इनका रसल 2 के गिरा है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है। एशियन मार्केट की बात करें तो उसमें भी गिरावट है। जापानीज मार्केट में गिरावट है। हांगकांग मार्केट, चीन, शंघाई और यूरोपियन मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट पूरे मार्केट में गिरावट ही गिरावट है। और इसकी मेन वजह है अमेरिका। अमेरिका जिस तरीके से फैसले ले रहा है, जिस तरीके से उनका डाटा आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करता है बाकी कंट्री को। मैंने बताया कि अमेरिका की वजह से बाकी कंट्री अफेक्टेड होती हैं। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये हमेशा से शुरू से चला आ रहा है। ये नॉर्मल है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति इस समय कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उनकी वजह से बाकी देशों को भी नुकसान हो रहा है कहीं न कहीं। वो लगातार निरंतर इन चीज़ों को एक तरीके से कहना कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं इन चीज़ों को। और वो सिर्फ़ अपने ही काम में लगे हुए हैं, अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं।
जिस तरीके के उनके फैसले हैं, मुझे लगता है कि शायद वो इस टाइप का कुछ अच्छा कर नहीं पाएँगे इनके लिए। लगातार जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया कर पाएँगे। मार्केट के लिए अगर उनको फैसला लेना है, तो जिस तरीके से उनका मार्केट ओवर वैल्यूड चल रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए फैसले लें वो। लेकिन वो ऐसा कुछ उनका है नहीं। भारतीय मार्केट को इनकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत ने देखा जिस तरीके से भारत ने स्टेप उठाया, आज मार्केट कहीं ऊपर होता। लेकिन इनके टैरिफ के इश्यू की वजह से मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि भारत के मार्केट की लगभग कोविड के बाद से और लास्ट ईयर सितंबर तक 2024 तक मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, जिसकी वजह से क्या होता मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी। और जब जब मार्केट ओवर वैल्यूड होगी, तो आप ये मान के चलो स्टॉक इंडेक्स सब 20 से 30% गिर जाएंगे, 10-10% गिर जाएंगे। ठीक है। और भारतीय मार्केट के साथ क्या हुआ, यही हुआ। जितने भी स्टॉक हैं अगर आप देखें, तो सितंबर के बाद जब गिरने शुरू हुए, तो कोई स्टॉक मैं समझता हूँ ऐसा हो जो 10% से कम की गिरावट जिस स्टॉक में ना आई हो। बल्कि मैंने तो ये देखा कि स्टॉक 20-20, 30-30% एक तरीके से कहें सेल शुरू हो गई थी। लोगों ने सेल में स्टॉक बाई करे हैं। आज भी बहुत सारे स्टॉक मैं देखता हूँ जो मैंने लास्ट ईयर स्टॉक सेल आउट किए थे प्रॉफिट बुक कर कर, वो अभी तक उस वैल्यू तक पहुंच नहीं पाए हैं। कई ऐसे स्टॉक हैं जो मैंने, आप यकीन मानो कि मैंने 400 रुपए पे सेल करे हैं, और आज भी उनकी वैल्यू 299 या 320, 330 ऐसी के आसपास वो सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब सोचिए अभी भी वो 20% नीचे चल रहे हैं अपने स्टॉक वैल्यू से। तो ये बहुत जरूरी है इस समय की मार्केट को किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है उनकी, तो आपको उनको अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है। आप ऐसी चीज देखें जहां पे आपको लगता है कि हाँ, इस कीमत पे ये सफिशिएंट है, बढ़िया है। अगर कोई चीज आपको ओवर वैल्यूड लग रही है, तो आप उससे दूर रहें। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। एक स्टॉक बताऊं आपको, स्टॉक बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था, और अपने यहाँ सबसे बड़े जो कहते हैं ना कि बिजनेस है, रेलवे, रेलवे का स्टॉक है। रेलवे का स्टॉक आप ये समझिए कि 100 से चलना शुरू हुआ, और लोगों ने उसमें आंखें मीच के पैसा लगाया। वो 200 क्रॉस कर गया, अचानक से लोग एकदम उसमें ऐसे इस तरीके से उसमें एंट्री लेने लगे कि लोगों ने ये सोचना ही भूल गए कि भाई 100 रुपए वाला स्टॉक है, 150 गया, 250 गया, 200 गया, ये कहाँ रुकेगा? क्या ये ओवर वैल्यूड हो रहा है? भाई कोई भी स्टॉक विद इन 6 मंथ में अगर डबल हो रहा है, तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ ना कुछ दिक्कत सामना करना पड़ेगा आपको। उस समय लोगों को समझाया मैंने कि इस तरीके से इन्वेस्ट ना करें, अगर ये भाग रहा है तो कल कोई फंसा भी देगा आपको, या आप सही टाइम पे एग्जिट कर जाएं। लेकिन लोगों ने क्या करा, पैसा कमा, शॉर्ट टर्म वाले फंसते हैं इसमें, लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले फंसते हैं। शॉर्ट टर्म वालों ने क्या करा, 100 पे लिया, 120 पे बेच दिया, 120 पे लिया, 140 पे बेच दिया, लेकिन 200 पे लेके फंस गए। उसके बाद वो अभी तक वहां नहीं पहुंच रहा है, अभी तक लोग परेशान है, अभी तक लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये यहाँ नहीं पहुंच रहा, सर मैं यहाँ खरीदा था। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप ऐसी जगह खरीदते क्यों हो? आप एक स्टॉक के पीछे पड़ जाते हो। देखो बहुत सारे लोगों की स्टॉक मार्केट में एक एक निगेटिविटी है। निगेटिविटी क्या है कि वो वन वे सोचते हैं। अगर उनको लग रहा है कि स्टॉक मुझे पैसा दे रहा है, तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। उसी से पैसा कमाए जाएंगे बार बार, उसे उसे परचेस करेंगे, फिर सेल कर देंगे, बाई करेंगे, सेल कर देंगे, प्रॉफिट। भाई ऐसा नहीं होता, ये गैम्बलिंग है, इससे बचना चाहिए। सेबी की नजर रहती है इन चीजों पे। अगर एक स्टॉक को बार बार ऐसा कर रहे हैं ना, तो सेबी की आपको नजर रहती है, सेबी का चाबुक आपको घूम सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि बार बार ऐसा ना करें। स्टॉक लें, लॉन्ग टर्म के लिए लें। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो बदलते रहिए, पोर्टफोलियो अपना चेंज करते रहिए, आज इसमें करें कल दूसरे में करिए। एक के पीछे ना रहें, एक के पीछे ना रहें, एक के पीछे के चक्कर में बहुत लोग डूबे हुए हैं। मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं स्टॉक बताया है मैंने कई बार, जो मेरे कलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बताता हूँ कि हाँ ये बाई कर लीजिए आप। तो लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ होती है, मैंने उनको बताया कि आज उन्होंने पूछा फंडामेंटली कौन सा स्टॉक बेस्ट है, मैंने कहा ये बेस्ट है, आप देख लीजिए अपने तरीके से। मतलब कभी मैं उनको एक पर्टिकुलर स्टॉक तो नहीं बताता किसी को भी। तो उसके बाद उनका अपना ऑब्जर्वेशन है कि वो उस पर क्या फैसला लेते हैं। देखिए ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि कभी मैं इसको स्टॉक के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप ये स्टॉक खरीदिए। हमारा क्या होता है, हमारा सिर्फ फंडामेंटली आपको बताना होता है कि किस तरीके से फंडामेंटली ये स्टॉक बेस्ट है। तो उसके बाद आप इसमें विचार विमर्श करिए कि इस पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसकी फेस वैल्यू जस्ट डबल है। ठीक है। अपने
जो नॉर्मल प्राइस है उससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो उस पे आप उसको मत ध्यान दीजिए, ठीक है? वो आपके लेवल से ऊपर का है। क्योंकि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे नहीं उसमें, ना 5 साल के लिए करेंगे, आप करेंगे शॉर्ट टर्म 1 साल, 2 साल, तो 1 साल तक पता चला वो सर्वाइव ही नहीं कर रहा, उस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा, तो फिर आपका पैसा फँस जाएगा उसमें। तो यही चीज़ आपको समझनी है, यही समझिए कि किस समय एंट्री, किस समय एग्ज़िट लेना है। और यही मैं लोगों को समझाता हूँ कि किसी भी एक स्टॉक के पीछे या एक सेक्टर के पीछे ना भागें। शेयर मार्केट बहुत बड़ा है, 6000 से ज़्यादा स्टॉक है इसमें। बस ज़रूरत है आपको ढूँढने की, सही स्टॉक ढूँढने की, सही स्टॉक, सही सेक्टर ढूँढने की। जब आप ढूँढ लेंगे उसको, तो गारंटी आपको निश्चित है कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। मुझे लगता है कि शायद अगर आप ऐसी मेहनत करेंगे और ऐसे ही अपने लिए तैयारी करेंगे, तो ये गारंटी है कि आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगी जानकारी आपको, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।